नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, कि बायोलॉजी में लास्ट में ईवीएस मैं आपको करा दूंगा और ईवीएस के अंतर्गत ही चल रहा है ये सारे चैप्टर। 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर ही रहते हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। 100 के करीब क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। जैव विविधता चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर नंबर 17 है। 18 चैप्टर इससे पहले अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। जाकर उसे देखिए, आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इससे। और याद रखिएगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी से रिलेटेड है, सारे वहीं से क्वेश्चन बने हुए। 2-3 बार एग्जाम में ऑलरेडी ये आ चुके हैं। तो चलिए देखिए सेशंस को। जी हाँ, इसको जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप के आए हैं आप आराम से देख लीजिए जल्दी जल्दी में। कह रहा है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? टॉन्सले, रॉबर्ट हुक, वाल्टर जी रोजेन या एच रेटर? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर जाएगा ये वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है ये पूछ रहा है। आइए ना देख लेते हैं। पहला करा है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर पर्यावरण अनुकूलन होने के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है। सही बात है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर पर्यावरण अनुकूलन होने के कारण जैव विविधता बहुत अधिक होती है। यानी अगर आप इस पर देखेंगे तो यहाँ से इस तरफ का आना, समझे, यानी कि ये उच्च अक्षांश है और निम्न अक्षांश एकदम विषुवत रेखा के बीच है, 0 डिग्री है ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ तो 90 डिग्री है। और ऐसे ही तो अक्षांश होता है कि नहीं? और देशांतर ऐसे ऐसे होता है लाइन। तो उच्च अक्षांश से अगर निम्न अक्षांश की तरफ आप आते हैं तो जैव विविधता बढ़ते जाता है, ये बात सही है। कह रहा है, ट्रुंडा तथा टैगा जलवायु क्षेत्र में विषुवतीय रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों की तुलना में कम जैव विविधता देखने को मिलता है। यहाँ वाले क्षेत्र को और यहाँ वाले क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? ट्रुंडा एवं टैगा क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है तो यहाँ पे विविधता कम देखने को मिलता है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होता है भूमध्य रेखा पर, तो कह रहा है यहाँ पे विविधता ज़्यादा है। तो ये बात भी सही लिखा गया है। कह रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जैव विविधता की कमी आती है। ये बात भी सही है। पहाड़ पर जैसे ही, ध्यान रखिएगा, पहाड़ पर जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आपका जैव विविधता कमते जाएगा, नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु चेंज हो जाता है। यानी गलती इसका मतलब यही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में जलीय क्षेत्रों में ज़्यादा जैव विविधता होती है। जी नहीं, स्थलीय क्षेत्र पर जैव विविधता ज़्यादा होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति, एक दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? तो आप कहिएगा, इसी को हम लोग पारितंत्र विविधता बोलते हैं। एक समुदाय के जीव जंतु, ठीक है, और वनस्पति एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पारितंत्र विविधता। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजाति विविधता किसमें पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थ्रोपोडा। 70% तकरीबन इसमें इसी का आबादी है पृथ्वी पर। कह रहा है, जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो आवासों की कमी, आवासों का विनाश। आवास अगर ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ रहेगा कोई भी जीव, और इससे कमी आ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैव विविधता में निरंतर आ रही कमी यानी ह्रास का क्या कारण माना जाता है? तो आप कहिएगा, आवासों का खंडन, खत्म होना, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन होना, विदेशी जातियों का आक्रमण होना। ये सारे आंसर हो जाएंगे इसके ह्रास के कारण, जैव विविधता कमने का कारण। यहाँ पे कह रहा है कि एक जाति या इसकी एक समष्टि आबादी में कुल आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है? अब देखिए, एक जाति है और उसमें आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है? जीन पूल, डीएनए पूल, आनुवांशिकता विविधता, अल्फा विविधता। तो आंसर क्या कहेगा? जीन पूल इसको बोलते हैं। ये सब डिफिनीशन याद रखना होगा आपको। किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या का पता चलता है, प्रजातियों का जो कुल संख्या का पता चलता है वो आपका चलेगा अल्फा विविधता से, याद रखिएगा। और समुदाय का पता चलता है बीटा विविधता से। प्रजाति की कुल संख्या अल्फा विविधता से, अगर पूछता है समुदाय की कुल संख्या तो बीटा विविधता से।
यहाँ पे है कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र से ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में आने वाली अंतर को क्या कहते हैं? ये तो अभी हमने देखा है, इसी को जैव विविधता प्रवणता बोलते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो आंसर आपका निकल कर आएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ठीक है। पर्यावरण का संतुलित रखना, यही तो है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि भारत में हरित क्रांति की सफलता में किस विविधता का सर्वाधिक योगदान है? तो याद रखिएगा आनुवांशिक विविधता का। अगला है कि लैंडस्केप स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? लैंडस्केप स्तर पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त, ऑप्शन दिखा रहा हूँ, गामा विविधता, ठीक है। गामा विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ है कि इंडोनेशिया में उगने वाली कांस घास में पाई जाने वाली जीन से किस रोग की रोकथाम की गई है? तो याद रखिएगा गन्ना का जो लाल सड़न रोग है ना, इसका रोकथाम किया गया क्योंकि ये कवक के कारण होता है और इसी से वो कांस घास से दवा बनाया गया है, रोकथाम होता है। गन्ना का लाल बिगलक रोग, इसे एक आनुवांशिक प्रक्रिया कराया गया है, तो अब ये जो गन्ना रोपने के बाद उसमें नहीं होता है बीमारी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता क्यों अधिक पाई जाती है? तो पहला करा इस क्षेत्र में जाति उद्भव अधिक संभव है, सही बात है, मतलब नए जाति का निर्माण होना। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा अधिक है, ये बात भी सही है। इस क्षेत्र में कम मौसमी परिवर्तन होते, ये भी सही बात है, डी आंसर हो जाएगा आपका। आगे है कि किस क्षेत्र में जैव विविधता की हानि से कौन सा प्रभाव पड़ता है? मान के चलिए किसी क्षेत्र में जैव विविधता का हानि हुआ था, क्या प्रभाव पड़ेगा? पादप उत्पादकता घट जाएगा, सही बात है। करा पर्यावरणीय समस्या, बाढ़ सूखा के प्रति प्रतिरोध में कमी आती है, ये बात भी सही है। करा जल उपयोग तथा रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है, ये बात भी सही है, आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी प्रजाति है? तो लेंटाना कमारा विदेशी प्रजाति है, जलकुंभी भी विदेशी प्रजाति है, गाजर घास भी परजीवी है, मतलब परजीवी नहीं विदेशी प्रजाति है। ये सभी आंसर है। आपको पता है ये सारे बाहर से आए हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इतना तेज़ी से फैलते हैं कि क्या बताया जाए। कर रहा है किस पर्यावरणविद ने पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना एक हवाई जहाज से की तथा पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज तंत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की तुलना हवाई जहाज की कीलक यानी भैरान से की है? तो इसमें ना रिपीट हो गया है कुछ बात, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। स्पीसीज के आगे ये बात यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर दीजिए, अब पढ़ने में ठीक लगेगा कि किस पर्यावरणविद ने पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना एक हवाई जहाज से की तथा पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की तुलना हवाई जहाज की कीलक से की है? तो ये जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका पॉल एहरलिख। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि ग्रासी स्टंट वायरस धान के ओराइजा सेटाइवा किस्म को नष्ट कर देती है, ये बात भी सही है। आगे कह रहा है इसी तरह कि धान के ओराइजा का निवारा किस्म में ग्रासी स्टंट वायरस को रोकने की क्षमता वाली जीन है, ये बात भी सही है। देखिए ग्रास स्टंट वायरस धान के ओराइजा सेटाइवा किस्म को नष्ट कर देती है, लेकिन ओराइजा सेटाइवा यहाँ था, ओराइजा निवारा अगर किस्म की बात करिएगा तो ये रोकथाम कर चुका है, ये दोनों सही है पॉइंट, इसमें नहीं वो बीमारी लग सकता। आगे है कि कीटों की सबसे अधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती है कीट की? तो आंसर क्या दीजिएगा आपका? मरुस्थल में सबसे ज़्यादा कीट पाया जाता है। सोचिए, कोई सोचा होगा? नॉर्मल लोग भी नहीं सोचेगा कि मरुस्थल में कीट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ कीट पाया जाता है, कीट पतंग बोलते हैं। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उभयरों के स्थानिक प्रजाति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी घाट।
उभयरो गलती से लगा, उभयचर लिखाएगा, उभयचर के स्थानीय प्रजाति, तो पश्चिमी घाट आंसर हो जाएगा। आगे आपका रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति वह है जिसकी जनसंख्या में आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में 70% की कमी दर्ज की गई है। अगर यही क्वेश्चन रहता रेड डाटा बुक में घोर संकटग्रस्त प्रजाति, तब 90% वाला आंसर जाता। 10 वर्षों में 90% से ज़्यादा कमी हो जाए तो घोर संकटग्रस्त, यदि 70% कमी हो जाए तो संकटग्रस्त में है। निम्नलिखित जीवों में कौन सा रेड डाटा बुक के घोर संकट, ध्यान रखिएगा, CR श्रेणी में शामिल हो गया है? तो इसमें आ जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आ जाएगा, जेरडॉन कौसर आ जाएगा, हिमालय बटेर आ जाएगा, सुनहरा लंगूर नहीं आएगा, साइबेरियन क्रेन आएगा। ठीक है, और इसका पूरा लिस्ट हम आपको इसका थ्योरी पढ़ाएंगे ना, उसमें थ्योरी भी स्टार्ट हो गया है। अब देख लेंगे, फिजिक्स से मैंने स्टार्ट किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका थ्योरी भी कराने वाले, जितने ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं इन सभी का, उसका प्लेलिस्ट नया बन गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 5, 4 नहीं हो पाएगा। कह रहा है अंडमान का सफ़ेद दांतेदार छछूंदर तथा निकोबार का सफ़ेद पूंछ वाला छछूंदर रेड डाटा के किस श्रेणी में शामिल हो चुका है? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा घोर संकट में यह शामिल हो चुका है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक के सुभेद्य श्रेणी में शामिल निम्नलिखित जीव में से किसका प्राकृतिक आवास अब भारत में नहीं है? तो आंसर क्या दीजिएगा बताइए? चीता का। चीता खत्म है भारत से। भारत के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है? तो उड़ने वाली गिलहरी कहाँ हो जाएगा? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में है ये। देखिए वास्तव में ये गिरगिट उड़ती नहीं है, गिलहरी सॉरी, ऐसे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछलती है ना, जैसा लगता है कि वो उड़ रही है, मतलब उसका थोड़ा सा पैर आपस में कनेक्टेड है, पंख जैसा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? स्वस्थानीय का मतलब होता है अलग ले जाना, बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आप दीजिएगा बड़ा आसानी से, चिड़ियाघर। जैसे वन्य जीव अभयारण्य हो गया, जैव मंडलागार हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जहाँ पे जो जीव है, जहाँ पे जो है वहीं पे उसको संरक्षित करना है, लेकिन चिड़ियाघर में अलग से लाकर उसको स्पेशल जगह पे संरक्षित करते हैं। आगे करा है जीव जंतु एवं वनस्पतियों का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। सही बात है, प्राकृतिक आवास जहाँ है वहीं पे कर देंगे उसका संरक्षण, तो स्वस्थानीय हो जाएगा। कह रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में पौधे तथा जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष स्थान पर होता है। एकदम सही बात है, आंसर दोनों सही है इसके। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय विधि नहीं है? तो देखिए वनस्पति उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान आंसर जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे स्वस्थानीय है ये। लेकिन वनस्पति उद्यान हो गया, जंतु उद्यान हो गया, वृक्ष उद्यान हो गया, उद्यान जहाँ भी लगाया जा रहा है ये सब अलग ले जाकर उसको वहाँ पे सुरक्षित करते हैं। आगे आपका जैव विविधता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जैव विविधता के अंदर सम्मिलित है जैसे जमीनी विविधता, जलीय विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता, सभी आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है सही बताना है। पहला है राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी प्रकार के मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, ये सही बात है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि अनुमति नहीं होता है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में तथा एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में राज्य सरकार परिवर्तित कर सकता है। तो आपको पता है ये गड़बड़ पॉइंट है, पूछिए कैसे? देखिए राज्य सरकार अभयारण्य है ना, उसको राष्ट्रीय उद्यान बना सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य नहीं बना सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि बायोस्फीयर रिजर्व के बाहरी भाग में मानवों के बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है, तो ये बात भी सही है। आगे है कि भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर जान लीजिए, अमेजन का वर्षा वन, इससे ज़्यादा कहाँ पे हो सकता है? भारत ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा 1973 में कार्यक्रम शुरू कर दिया था। भारत में गैंडों की मुख्य शरणास्थली कहाँ है?
तो मानस अभयारण्य में भी मिल जाएगा, काजीरंगा में भी और जालदापारा अभयारण्य में भी, सभी जगह आपको मिल जाएगा। गेंडा आपको देखने को मिलेगा। आंसर डी हो जाएगा। लेकिन एक सींग वाला गेंडा बोलेगा तो काजीरंगा मारिएगा, ये असम में है एक सींग वाला राइनो। कह रहा है भारत के किस हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल लाल पांडा का निवास स्थान है। लाल पांडा कहाँ मिलेगा? तब पूर्वी हिमालय में मिलता है लाल पांडा। यहाँ पे है कि हॉट स्पॉट अवधारणा का संबंध स्थलीय पारितंत्र से है, तो ये सही बात है। कह रहा है हॉट स्पॉट अवधारणा का संबंध सागरीय पारितंत्र से है, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी सही बात है। इन दोनों जगह से हॉट स्पॉट अवधारणा माना जाता है। आगे है आपका कि पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत शामिल है, तो पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत शामिल है इनमें सभी, जैसे अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपका कि रेड डाटा बुक में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो आंसर इसका दीजिएगा इनमें सभी को। विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी इसमें शामिल होता है, सभी रेड डाटा बुक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है, तो आप आंसर दीजिएगा 38 का कि ये सही बात है। आगे करा IUCN की लाल सूची में प्रजातियों को उसकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा गया है, ये भी सही है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ये बात भी सही है। IUCN की स्थापना 1948 में ही हुई थी। यहाँ पे है कि भारत में आम का लगभग 1000 से अधिक प्रजाति पाई जाती है, बताइए सही बात है ये। और कह रहा अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज की संख्या टोटल 40,000 है, ये भी सही बात है। दोनों पॉइंट इसके सही है। इस पॉइंट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त है, तो आंसर हो जाएगा डोडो, स्टीलसी काऊ और थैलेसीन, इन सभी है जो विलुप्त प्रजाति हो गया है। यहाँ पे है आपका ध्रुवों से रेखा की ओर, मतलब विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या आएगी? वृद्धि आएगी। ध्रुव से इधर आ रहे हैं ना, तो वृद्धि हो गई। ये क्यों भाग रहे हैं? वृद्धि आएगा। मैंने बताया यहाँ से आप जैसे जैसे आगे की तरफ बीच में आएंगे इन दोनों तरफ से, तो विविधता बढ़ती जाएगी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही बताना है। पहला है 20 में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 35 है, तो आपको बता दें नहीं, ये गलत है। कुल हॉट स्पॉट की संख्या 36 है। अगर 20 के 8 हॉट स्पॉट क्षेत्रों को अत्यधिक हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 4। ये भी गलत है, इसका 4 आंसर देना परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है, तो आप आंसर क्या दिया? नई दिल्ली में है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का। करा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? बताइए। 1992 में किया गया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। यहाँ पे है आपका कि जैव विविधता से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल समझौता किस वर्ष लागू किया गया, तो आप इसका आंसर दिया 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया, कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में ये जगह है। भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र में शामिल क्या है, तो आप आंसर दीजिएगा पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय दोनों ही शामिल है। यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपीय रेडियर प्रजाति का हिरन हंगूल भारत के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है हंगूल। यहाँ पे है कि जब संकटपन पादपों तथा जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास से अलग कर एक विशेष स्थान पर उसकी देखभाल की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको बाह्य स्थाने बोलते हैं, क्योंकि उसके आवास से अलग कर दिए ना आप। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक के कारण कौन सी जीव संकटग्रस्त हो गया है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? गिद्ध हो गया है। संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? क्या सही नहीं भाई? आइए इधर ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने आ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्पीसीज संकटग्रस्त है।
बात समझे। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला करा, स्पीसीज की संख्या क्रांतिक सीमा से कम हो गया है, तो ये तो सही बात है। आगे करा है 2 नंबर छोड़ दीजिए, 3 पढ़ते हैं। इस श्रेणी में उन जाति को रखा गया जिसके विलुप्त होने का भय बना हुआ है, सही बात है। करा है इस श्रेणी में सुभेद तथा दुर्लभ दोनों प्रकार के स्पीसीज सम्मिलित है, ये भी सही बात है। तो ये स्पीसीज संकटग्रस्त है, ये कहना गलत है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, तब आंसर दीजिएगा। ये स्थित है हरियाणा बल्लभगढ़ में, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, हरियाणा बल्लभगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल अगार नहीं है, समझे। तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और सुंदरबन आता है, ये सभी, लेकिन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मालापट्टी जो है ना, ये केरल में है, तो ये तो गड़बड़ है, केरल में होगा। बेदंगेल पक्षी विहार तमिलनाडु सही है। रंगथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक, ये भी सही है। लेकिन ये जो घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हो जाएगा राजस्थान में, तो ये भी गड़बड़ है आपका, राजस्थान आंसर होता है घाना पक्षी विहार। करा निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है, तो देखिए सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका कहाँ है, हरियाणा में है, तो ये तो गड़बड़ है, हरियाणा में है। आगे करा है कौंडिन्य पक्षी विहार महाराष्ट्र में है, ये भी कन्फ्यूजन है, ये आंध्र प्रदेश में है क्या यार, ये भी गड़बड़ है, पता है, ये भी नहीं है। कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ है आपको पता है, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चिल्का तो उड़ीसा में, ये जानते हैं। अच्छा, कुमारकम जो पक्षी विहार है ये तेलंगाना नहीं, ये भी गड़बड़ है, ये केरल में है, समझे। तो पहला का क्या हो जाता, हरियाणा होना चाहिए था, सुल्तानपुर पक्षी विहार। कौंडिया पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा का ये सही है, चिल्का झील पक्षी विहार, और इसका जो है कुमारकम, ये आपका केरल का है। यहाँ पे आइए, कह रहा है गोवा के मांडवी नदी के कौन सी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो सलीम अली पक्षी विहार स्थित है। यहाँ पे है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, हाथी के बारे में, तो 1992 में जाकर। आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 22 मई को। कब, 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है, तो आंसर हो जाएगा कच्छ मरुस्थल। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा भीतरकनिका, उड़ीसा का। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश वाला कौन है, तो कान्हा है। एक मिनट, कौन कौन है जी मध्य प्रदेश में, ये तो कान्हा भी है, पन्ना भी है, पेंच भी है, ये सभी तो है मध्य प्रदेश का। और बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक का है। तो इसका क्वेश्चन होना चाहिए था कौन नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मान के चलिए इसमें लगा दीजिए नहीं है, तो अब आंसर आप डी दे सकते हैं, बांदीपुर, क्योंकि ये कर्नाटक का है बांदीपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, तो सतपुरा भी है, बांधवगढ़ भी है, संजय दुबरी भी है, इनमें सभी आंसर दीजिए। कह रहा है डीएनए स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, डीएनए स्तर पर, इसको बोलते हैं बीज बैंक द्वारा, जीन पूल सेंटर द्वारा, क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा, ये सारे आंसर हो जाएगा। ये सभी से जीन के आधार पर इसको सुरक्षित किया जाता है। यूनेस्को के, क्या चीज़ के, यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम MAB की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, बड़ा आसान है, आंसर दीजिएगा क्या, 1971 में किया गया था। यहाँ पे है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही बताइए। जैव मंडल अगार बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था, बताइए।
सही बात है। ये कह रहा है भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ, ये भी सही बात है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, गड़बड़ पूछ रहा है। देखिए ना, बताते हैं। ये तो बहुत सारा में गड़बड़ है, मैं बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान अभी जो अभी के हिसाब से लेटेस्ट बता दूँ आपको, 106 है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभयारण्य की बात करिए 567 है अभी। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करिए तो ये 18 ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। टाइगर रिजर्व की बात करिएगा तो 54 है तकरीबन अभी। ये है सब इसका सीक्वेंस। ये पहले का क्वेश्चन है ना, इसलिए पहले का डाटा दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि ओलिव रिडले कछुए के घोंसला बनाने हेतु कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, ये उड़ीसा में, गहीर माथा उड़ीसा में। कह रहा है पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन घोषित करने का प्रावधान किया गया था। तो ये जो प्रावधान हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। आगे है आपका कि केंद्रीय मगरमच्छ एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो 69 का आंसर क्या दीजिए, हैदराबाद में स्थित है। कर है कस्तूरी मृग के लिए भारत का प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कस्तूरी मृग। तो आंसर हो जाएगा सभी, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश वाला, बद्रीनाथ उत्तराखंड वाला, और भीतरकनिका उड़ीसा वाला। ये एक मिनट, भीतरकनिका में नहीं है, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा सही करिए। इसका हो जाएगा ए और डी आंसर, ये नहीं होगा, भीतरकनिका में नहीं मिलेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में आपको क्या मिल जाएगा, कस्तूरी मृग। आय कर रहा है लवण युक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छ को सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? जो नमकीन पानी में रहता है, समुद्री पानी में। तो आंसर हो जाएगा भीतरकनिका उड़ीसा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे की जाति विलुप्त प्राय की सूची में है? ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देख के बताएं आपको, तो इसमें पहला ही दे दीजिएगा, डोलोनिक्स जो है ये संकटग्रस्त विलुप्त प्राय प्रजाति की सूची में शामिल है। आगे कह रहा है लुप्त प्राय प्रजातियों के पादप जीन का संग्रह निम्न में से कहाँ किया जाता है? उसके जीन को, तो जीन बैंक के अंदर उसको डाल के रखा जाता है बहुत लंबे समय के लिए, कि इन भविष्य में उसका बेनिफिट हो सके। कह रहा है अनवरत जैविक प्रदूषक प्रिस्टिजेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेड पर स्कॉट होम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना है। तो 74 का आप आंसर दीजिएगा, ये तो सही है। बात समझ में आया, ये तो सही दिया गया है। आगे कह रहा है कि यह संधि 2004 में अस्तित्व में आई तथा भारत में यह संधि 2006 में लागू हुई, ये भी सही बात है। कह रहा है भारत में स्कॉट होम सम्मेलन की संधि के क्रियान्वयन के लिए NIP द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान का गठन किया गया। तीनों पॉइंट इसमें दोस्त सही दिया गया है। इसका बताइए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक IUCN के संबंध में सही नहीं है, गड़बड़ पूछ रहा है। तो इसका यही ना हो जाएगा, ये तो सही है कि इसका स्थापना 1948 में हुआ, और मुख्यालय इसका ग्लांड स्विट्जरलैंड है, ये भी सही है। इसके द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी किया जाता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, ये भी सही बात है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है, नहीं, IUCN जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं आता है काउंट उसमें। कह रहा है डाउन टू अर्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? डाउन टू अर्थ, आंसर क्या दीजिएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा यह प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है बताइए? तो ये आप कहेंगे अहमदाबाद में ही है सर, तो ये तो सही है। CPR पर्यावरण शिक्षण केंद्र चेन्नई में, ये भी सही बात है। आगे कह रहा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में, ये भी सही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये है आपका, एक मिनट, इसका हो जाएगा दोस्त आंसर अलीनगर कलकत्ता, ठीक है। ये जो है अलीनगर कलकत्ता आंसर होगा, देहरादून नहीं होगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, तो यही गलत है, डी नंबर। अगला पॉइंट है सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? अब बताइए, तो आराम से बता दीजिएगा। कोयम्बटूर में है, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अब कुछ लोग सलीम अली और पक्षी विज्ञान देख के मार देगा गोवा, गोवा तो ऑप्शन में ऐसे है नहीं, तो गलती ना करना है। अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राजस्थान सरकार द्वारा दिया था, इसका तो कोयम्बटूर आंसर था। निम्नलिखित में से किस संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? चिपको आंदोलन से संबंध किसका नहीं है, सो पूछ रहा है।
तो 80 का आंसर दीजिए मेघा पाटकर। इसका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, समझे, ध्यान रखिएगा। जैसे चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये तीनों का संबंध है चिपको आंदोलन से, लेकिन मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे है आपका कि उत्तराखंड में 1994 में शुरू हुआ मैत्री आंदोलन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैल गया है, इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 81 का आंसर दीजिएगा कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट है, यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो तो निम्न में से कौन से पौधे अदृश्य हो जाएंगे? तो याद रखिएगा रोडोडेंड्रॉन। यहाँ पे आपका वन्य जीव अभयारण्य में क्या नहीं होता है? वन्य जीव अभयारण्य में क्या नहीं होता है? तो अन्वेषण का निषेध नहीं होता है। वनस्पतिक उद्यान का प्रमुख कार्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वन्य जीव के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। माइक कार्यक्रम का संबंध हाथियों के संरक्षण से है। क्या बात है, सही बात है ये। सेब का संबंध जो है गिद्धों के संरक्षण से, दोनों पॉइंट सही है। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, सभी आंसर हो जाएगा। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, इनमें सभी आंसर दे दीजिए। आगे है आपका कि यूनेस्को द्वारा विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की पहली सूची किस वर्ष जारी किया गया था? तो पहली बार किया गया था, कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा हो जाएगा, 72 या 78 है? इसका आंसर कमेंट्स में दोस्त लिखिएगा तो आप लोग 72 या 78 में से कौन है? 72 है क्या? विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शायद 78 होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, आप इसका एक देख लीजिएगा ज़रा। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा? एकदम आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाली, चंबल नदी में जाना सही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक होगा? तो जैव मंडल रिजर्व, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आगे कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जवाब देकर जाइएगा। तो आंसर क्या दीजिएगा? शांत घाटी। आगे यदि प्रश्न की बात करें, दिखा रहा हूँ, ये देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात का कच्छ है। सही बात है। आगे कह रहा है भारत का सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र असम का डिब्रू सैखोवा है। तो दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है कि केरल का शांत घाटी नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। ये भी सही बात है। उत्तराखंड का फूलों की घाटी नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। दोनों सही बात है। यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है, गड़बड़ के पूछ दिया। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, बताइएगा जरा। ये तो सही है। आगे कह रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कि पहले हेली नेशनल पार्क कहलाता था। ये भी सही बात है। भारत की प्रथम समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। ये बात भी सही है। भारत का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व क्षेत्र का राजाजी टाइगर रिजर्व है। ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर है, टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में जीवों को कितने अनुसूचियों में बांटकर संरक्षण का प्रयास किया गया है? तो 95 का आंसर क्या निकल के आएगा? 6। नेक्स्ट है आपका कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में आपत्तिग्रस्त जातियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो याद रखिएगा 1000 से अधिक आपत्तिजनक प्रजातियां माना जा रहा है। यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में? तो बहुत आसान है, वन्य जीव अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा। तब आंसर महाराष्ट्र मारिएगा, मध्य प्रदेश नहीं जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर संरक्षित क्षेत्र नहीं है? टाइगर संरक्षित क्षेत्र नहीं है, सो पूछ रहा है। तो जो दाची ग्राम है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो है आपका किसके लिए? टाइगर के लिए नहीं है। यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर संरक्षित क्षेत्र बिहार में है? तो बिहार का कौन सा है? वाल्मीकि है कि नहीं है? और पलामू झारखंड में है, ध्यान रखने वाली बात है। बी नंबर ऑप्शन झारखंड का था। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन में संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना
करने में निहित है। तो आंसर क्या दीजिएगा इसका? जीव मंडल रिजर्व आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे की जाति विविधता जाति की अपेक्षा कम क्यों है? सॉरी, जंतुओं की अपेक्षा कारण क्या है कम होने का? तो आंसर कई गो है। पौधे अपने भक्षक से भाग नहीं सकते हैं। आगे पर्यावरण परिवर्तन के बावजूद पौधे अपने स्थान नहीं बदल सकते। पौधे मानव निर्मित बाधाओं से अपने आप को बचा नहीं पाते। ये सारे आंसर हैं। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक में किस प्रकार के पेज प्रयोग किए जाते हैं? हरा पेज, लाल पेज, गुलाबी पेज, इनमें सभी पेज प्रयोग होता है। तो आंसर दिए इनमें सभी पेज प्रयोग होता है। आगे कह रहा है IUCN के अनुसार किसी भी प्रजाति को जब विलुप्त माना जाता है तो वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों में नहीं देखा गया हो? तो याद रखिए 50 साल तक यदि नहीं देखा जाए अपने आवास में तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। पूनम अवलोकन किसके जनगणना से संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा एशियाई शेर से। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? बच्चा भी बता देगा, मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का रहेगा कि मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, का संबंध है? तो आंसर क्या दीजिएगा? आर्द्र भूमि से। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्त जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो नया चैप्टर आने वाला है आपका 18 है पॉल्यूशन, ये आप आराम से देख सको। आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है लास्ट चैप्टर आपका रहेगा पॉल्यूशन के बाद कोई भी चैप्टर नहीं है। EVS का लास्ट चैप्टर हम लोग कर लेंगे और मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा 150 प्लस क्वेश्चन लेकर आऊँगा इतने बेहतरीन क्लासेज के साथ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।